नमस्कार, मेरा नाम आयुषी है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का ये स्पेशल शो नो योर फंड। आज आपके लिए भारत का वो ऐतिहासिक फंड लेकर आई हूं जिसने महज 2013 से शुरुआत की और अब 2026 तक उसका लाखों करोड़ों का फंड बन चुका है। तो आज बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो भारत का सबसे बड़ा फंड है। सबसे पहले इस फंड की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताते हैं। ये फंड जो है फ्लेक्सी कैप है, यानी कि ये लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बाद ग्लोबल एक्सपोजर अल्फाबेट, गूगल, अमेजॉन और जैसे ये बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों में निवेश करता है। वहीं मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर सही कीमत पर खरीद कर उनको होल्ड करता है। और अगर इसके बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 TRI इंडेक्स के साथ ये काफी अच्छा तुलनात्मक प्रदर्शन रखता है। अब बात करते हैं इसके AUM के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भारत का सबसे बड़ा फंड है, तो इसका AUM है 1,43,000 करोड़ रुपए। वहीं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय इसका NAV है 82.53 रुपए और तो और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.70%। उसके बाद बात आती है इसके रिटर्न की। अगर रिटर्न की बात करें तो एक साल में भले ही ये नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से इस फंड की शुरुआत हुई है तब से इसने 18% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। वहीं 3 और 5 साल में भी 14% और 13% प्लस इसने रिटर्न दिया है, लेकिन एक साल में इसकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी कम होती हुई नजर आई है। अब बात करते हैं फंड के टॉप होल्डिंग्स के बारे में। तो सबसे ज्यादा इसकी जो होल्डिंग्स है वो है HDFC बैंक में, जहां पर 8.33% है। उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्प, ITC लिमिटेड, कोल इंडिया और इस तरीके से अल्फाबेट इंक, इस तरीके से इसके टॉप होल्डिंग्स है। वहीं अगर बात करें टॉप सेक्टर्स की तो सबसे ज्यादा FMCG और उपभोक्ता, जिसमें 41.79% इसका इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद प्राइवेट बैंक है जिसमें 23.49%। अगर आपने बाकी एपिसोड्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर्स में कुछ फंड ने काफी ज्यादा अलॉटमेंट कर रखा है, लेकिन वहीं अगर पराग पारिक की बात की जाए तो इसने FMCG को चुना है और प्राइवेट बैंक जो है वो सेकंड नंबर पे है। वहीं अगर IT सर्विस की बात की जाए तो 7.05%, पावर जनरेशन 6.40% और फोर व्हीलर्स 6.07% आता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके SIP रिटर्न की, तो यहां पर अगर कोई न्यूनतम SIP अगर किसी को करना है तो वो 1,000 रुपए पर मंथ से शुरू कर सकता है। वहीं अगर किसी को इस फंड में लमसम इन्वेस्ट करना है तो वो भी 1,000 रुपए की छोटी सी रकम से इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं अगर टैक्स नियम की बात करें तो 1,25,00,000 रुपए पर ईयर से अधिक के गेन पर जो है यहाँ पर 12.5% टैक्स इन्वेस्टर को देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर किसी ने 10,000 रुपए की मंथली SIP की होगी वहीं 5 सालों के लिए, तो आज उसका जो रिटर्न होगा वो 6 लाख इन्वेस्टमेंट का 8,70,000 रुपए हो चुका होगा। वहीं अब अगली स्लाइड्स पर जाएं और बात करते हैं फंड मैनेजर्स के बारे में। इसके फंड मैनेजर हैं राजीव ठक्कर, रौनक ओमकार, मानसी कारिया और राज मेहता, यानी कि इस फंड को मिलजुल कर 4 फंड मैनेजर्स संभालते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट से और जानेंगे कि इस फंड के बारे में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इसे दूसरों से अलग करता है और कैसे इसने महज 12-13 साल के अंतराल में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो बना लिया है। तो हमारे साथ हैं पर्सनल फाइनेंस और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट मिस्टर विश्वजीत पारस सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पराग पारिक के बारे में मैंने आपको कई सारी बातें बताई, लेकिन अब इसके बारे में क्या इसकी फंड स्ट्रैटेजी है, निवेशक आगे इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम इनसे बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है सर, इतना बड़ा ये फंड 2013 से इसकी शुरुआत हुई है और अब तक 1,40,000 के एसेट अंडर मैनेजमेंट को ये क्रॉस कर चुका है, तो क्या आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को ग्रोथ धीमी मिल सकती है? देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक फ्लैगशिप फंड है। इट्स इन अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जहाँ पे फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप किसी भी तरीके के शेयर्स में निवेश कर सकते हैं। हालांकि इंडिया के जितने भी फ्लेक्सी कैप हैं मेजरली वो ज़्यादातर लार्ज कैप में निवेशित होते हैं। अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को समझें तो ये एक वैल्यू स्टाइल फंड है, जहाँ पे जिसका मतलब ये है कि ये उन शेयर्स में निवेश करता है जिन शेयर्स में अभी पोटेंशियल है और अभी राइट नाउ किसी वजह से वो अंडर वैल्यूड है।
तो कभी-कभी ऐसी साइकिल्स आती हैं, आपको ऐसा लगेगा कि ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि वो स्टॉक्स अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट हो सकता है आने वाले समय में अगर फंड मैनेजर की बेट सही है तो वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दें, जैसा कि हमने पास्ट में देखा भी है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक एवरग्रीन फंड है। 2-3 साल पहले पूछते तो हर एक के पोर्टफोलियो में अगर कोई फ्लेक्सी कैप फंड है तो ज़्यादातर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप होता था। निवेशक ज़्यादातर रिटर्न्स को चेज़ करते हैं, तो जहाँ अच्छे रिटर्न्स दिखते हैं ज़्यादातर पैसा भी वहीं चला जाता है। तो अगर हम केवल 1 साल को छोड़ दें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिटर्न्स को, तो इसने 10 साल, 5 साल, 3 साल के जो रिटर्न्स हैं अपने बेंचमार्क को खूब हैंडसमली बीट किया है और कैटेगरी का एक नंबर 1 टॉप क्वार्टाइल फंड है। मेरे हिसाब से अगर हम देखें कि इसका जो AUM काफ़ी बढ़ गया है, तो उसमें समस्या कहाँ आती है कि अगर फंड मैनेजर को कहीं छोटे शेयर्स में निवेश करना है, तो छोटा सा पोर्शन भी उस स्मॉल स्टॉक के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगा खरीदना। तो कई बार स्मॉल स्टॉक्स को नहीं खरीद पाते हैं फंड मैनेजर क्योंकि AUM इतना बड़ा है। लेकिन अदरवाइज़ मेरे हिसाब से पराग पारिक लॉन्ग टर्म में अभी भी पोटेंशियल अच्छा रिटर्न दे सकता है। हो सकता है बहुत हाईएस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न ना रहे, बट क्योंकि वैल्यू स्टाइल स्ट्रैटेजी है जो वॉरेन बफेट और बड़े-बड़े बेंजामिन ग्राहम जैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी रही है, तो ये भी वही स्ट्रैटेजी फॉलो करता है और ऐसे स्टॉक्स को ढूँढता है जो अभी अंडर वैल्यूड है और आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न्स दें। तो मेरे हिसाब से अगर कोई लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहता है और कंसिस्टेंट रिटर्न्स एक्सपेक्ट करता है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ये फंड अभी भी काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसके यूएसपी पे अगर बात करें तो इसने मेटा और अल्फाबेट जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बट आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से अब वो थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है। तो क्या ये एक कह सकते हैं कि मामूली सा इंडियन फ्लेक्सी कैप फंड बन के रह गया है? देखिए, अभी भी अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखें तो करीब 10% के करीब इंटरनेशनल इक्विटीज़ में निवेशित है और वहीं पे देखिए कि इस फंड ने कब इन्वेस्ट किया था, जो जिस टाइप के स्टॉक्स आप बता रहे हैं, अल्फ़ाबेट या जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं यूएस के, ये इन्होंने बहुत साल पहले इन्वेस्ट कर दिया था जब वो इतने टॉप परफॉर्मिंग नहीं थे। तो वो बेट भी इनको काफ़ी अल्फ़ा जनरेट करने में काफ़ी मदद मिली है। तो अभी भी 10% एक्सपोज़र है इंटरनेशनल इक्विटीज़ में। जी हाँ, बिल्कुल आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से वो एक्सपोज़र थोड़ा कम हुआ है, बट बाकी फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर करें तो किसी का भी शायद इतना एक्सपोज़र अभी भी इंटरनेशनल इक्विटीज़ में नहीं है। तो ये एक डाइवर्सिफ़िकेशन देता है आपको इंटरनेशनल इक्विटीज़ में और बाकी फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह तो है ही जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के शेयर्स में निवेश करता है। तो मेरे ख्याल में डाइवर्सिफ़िकेशन भी अच्छा है। थोड़ा-सा एलोकेशन कम हुआ है, बट अभी भी काफ़ी हद तक काफ़ी पैसा इंटरनेशनल इक्विटीज़ में निवेशित है। फंड एलोकेशंस और सेक्टर्स के अलावा भी ऐसी कोई चीज़ इस फंड में है क्या जो निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करे बियॉन्ड AUM और इसके पिछले साल के रिटर्न? देखिए, अगर हम फ्लेक्सी कैप फंड में देखें तो इनका अभी भी आज का अगर पोर्टफोलियो देखते हैं तो करीब 22-23% बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्रीज़ में निवेशित है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर मार्केट में उछाल आता है तो बैंकिंग एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, BFSI कैटेगरी। तो इनका 22-23% के करीब अभी भी BFSI कैटेगरी में निवेशित है और ये कुछ ऐसे स्टॉक्स को हमेशा चुनते हैं जो अभी अंडर वैल्यूड हैं, जो इनका एक्सपीरियंस रहा है बाकी फंड मैनेजर से अच्छा, कि इन्होंने अच्छे स्टॉक्स का चुनाव किया है। तो मेरे ख्याल में ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है और आने वाले समय में हो सकता है ये अच्छे रिटर्न्स दें क्योंकि इस साल शायद परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो नॉर्मली आप निवेश करते हैं जब अच्छे रिटर्न्स आ चुके होते हैं, बट अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि जहाँ पे अभी रिटर्न्स नहीं है, हो सकता है आगे चल के यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। आपको कोई लूप होल दिखाई दे रहा है इस फंड में? देखिए, लूप होल एज़ सच तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, थोड़ा-सा AUM बड़ा है तो शायद थोड़ा-सा फंड मैनेजर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना, जो बाकी फ्लेक्सी कैप फंड्स के लिए आसान रहेगा। बस इतना सा मेरे ख्याल में थोड़ा-सा लूप होल कह सकते हैं, बट अदरवाइज़ इट्स अ हाइली रेगुलेटेड फंड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा AUM है तो रिस्क हो सकता है, बट मुझे ऐसा रिस्क नहीं लगता है क्योंकि ये भी सेबी रेगुलेटेड है जैसे बाकी और फंड्स हैं। तो हमारा रेगुलेटर सबसे स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है वर्ल्ड वाइड, तो ऐसी कोई गड़बड़ नज़र नहीं आती है और मेरे ख्याल में बहुत हाईएस्ट रिटर्न्स ना भी हो, बट कंसिस्टेंट रिटर्न्स के लिए आप यहाँ पे आज भी इसको चुनाव कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसका कैश फ्लो देखें तो इसके पास 4 to 6% कैश होता है, बट अगर बुल रन मार्केट में देखें तो क्या इतना ज़्यादा कैश रखना इन्वेस्टर्स के लिए हार्मफुल हो सकता है? क्योंकि अगर बाकी फंड्स देखें तो वो
2 से 3% ही कैश रखते हैं, बट ये 4 से 6% कैश अपने पास रखते हैं। देखिए ये बल्कि 4 से 6% तो कम है, एक समय पे ये 20-20% भी कैश में रहता है। कैश का मतलब ये डेट सिक्योरिटीज़ में निवेशित रखते हैं, जहाँ पे आपको कुछ रिटर्न्स मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो रिटर्न्स होते हैं। ये वैल्यू स्टाइल का एक स्टाइल होता है कि जिसमें वो उन्हीं शेयर्स में निवेश करते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, नहीं तो ये कैश में रहते हैं। और इसका कभी-कभी लाभ भी होता है कि मान लीजिए जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा उठा-पटक रहती है, वॉलेटिलिटी रहती है, तो ये लिक्विड में जो पैसा पड़ा होता है, जो कैश में होता है, इसके भी 5-6-7% रिटर्न्स मिलते रहते हैं, तो इतनी गिरावट नहीं आती है, बल्कि वॉलेटिलिटी से आपको बचाता भी है। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी कोई नुकसानदायक स्ट्रैटेजी नहीं है। जितने भी वैल्यू स्टाइल फंड्स हैं, ऐसा उसमें अक्सर होता है, और ये तो 6-7% ही है, कभी-कभी 20-20% भी कैश में ऐसे फंड्स रहते हैं। तो एज एन एक्सपर्ट आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे कि उनको अपना म्यूचुअल फंड में एलोकेशन कैसे करना चाहिए? देखिए म्यूचुअल फंड्स में जब आप अगर आप नए निवेशक हैं और आप अभी पहली बार निवेश कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रैटेजी तो यही है कि आप फ्लेक्सी कैप या किसी लार्ज कैप फंड से शुरुआत करें। और अगर आप बहुत ही रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं, रिटायरमेंट के आसपास हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप हाइब्रिड जैसी कैटेगरीज में जा सकते हैं, जहाँ पर बैलेंस एडवांटेज फंड्स जिसमें इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन रहता है। डेट से आपको थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है और इक्विटी से आपको ग्रोथ मिलता है। तो ये जब कॉम्बिनेशन होता है, इसमें फ़ंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन होता है कि वो अगर उनको लगता है कि बाज़ार महंगा है तो वो डेट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। अगर उनको लगता है कि बाज़ार में पोटेंशियल है और अभी अंडर वैल्यूड है, तो वो इक्विटी की तरफ ज़्यादा अपने एलोकेशन इंक्रीज़ करते हैं, ताकि एक अच्छे रिटर्न्स बन सकें और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बन सकें। लेकिन अगर हम एलोकेशन की बात करें, तो हर निवेशक को सबसे पहले समझना होगा कि उसका अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है। क्या वो जोखिम उठा सकता है? क्या वो एग्रेसिव निवेशक है, मॉडरेट है, या कंज़र्वेटिव निवेशक है? तो अगर आपको अपना रिस्क कैपेसिटी पता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी पता है, तो आपको फ़ंड का चुनाव भी उसी के बेसिस पे करना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है आयुषी कि आपके गोल्स क्या हैं? आप कितने टेन्योर के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं? तो अगर 0 to 3 इयर्स का पीरियड है, तो डेट फंड में रहिए, जहाँ पे आपको बाज़ार का इतना उतार-चढ़ाव नहीं मिलेगा। और 3 से 5 साल का पीरियड अगर आपके पास है, तो भी आप हाइब्रिड कैटेगरी को कंसिडर कीजिए, जहाँ पे डेट और इक्विटी और कभी-कभी मल्टी एसेट कैटेगरी, जहाँ पे कमोडिटीज़ का भी आपको एक्सपोज़र मिलता है, तो रिस्क काफ़ी कम हो जाता है प्योर इक्विटी से अगर हम कंपेयर करें। अगर 5 से 7 साल, 10 साल का आपके पास टाइम होराइज़न है, तभी आप प्योर इक्विटी में आइए। और जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं, तो वहाँ पर भी आप थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़िकेशन कर सकते हैं, जिसमें कि 50-60% आप लार्ज कैप फंड्स में रहिए। लार्ज कैप, प्योर लार्ज कैप की ज़रूरत नहीं है, आप फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हैं, अगर आपको लार्ज कैप का एक्सपोज़र इंक्रीज़ करना है। फ़ोकस्ड कैटेगरी फंड्स ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको लार्ज कैप का आपको एक्सपोज़र मिलता है। 15 से 20% मिड कैप और 15 से 20% स्मॉल कैप। तो इस तरीके से अगर आप डाइवर्सिफाइड हैं इक्विटी में, तो भी आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और आपको सारी मार्केट कैप का लाभ मिलता है। तो ये किसी को नहीं पता कि आने वाले समय में लार्ज कैप अच्छे रिटर्न्स देंगे या मिड कैप रिटर्न्स देंगे। क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड हैं, तो आपको रिस्क भी आपका कम हो गया, और आपको अगर रिटर्न्स आते हैं, तो आपको पूरा लाभ उसका मिलेगा। हाँ, ऐसी गलती ना करें कि सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दें या सारा मिड कैप में डाल दें। वहाँ पे अक्सर निवेशक गलती कर जाते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बनेंगे, तो उसमें कई बार जब गिरावट आती है मिड कैप और स्मॉल कैप में, जैसा कि हमने अभी आखिरी के 1-2 साल में देखा भी, जब स्मॉल कैप में जिस तरीके से गिरावट आई या मिड कैप में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए, डाइवर्सिफाइड फंड्स रखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर बाँट के रखिए, तो आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा रिटर्न देगा। आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न देखना है, ना कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी का रिटर्न। और वो पोर्टफोलियो जो है, आपके गोल्स के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए, आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से सूटेबल होना चाहिए, और कितना टेन्योर है आपके पास निवेश करने के लिए, उसके हिसाब से सूटेबल होना चाहिए। पराग पारेख की हम बात कर रहे हैं, 1 साल में इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन अगर इसके कॉम्पिटिटर्स देखें, एचडीएफसी फ्लेक्सिकैप और आदित्य बिरला, तो वहाँ पर हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को 1 साल के अंदर अच्छा खासा रिटर्न मिला हो। तो नए इन्वेस्टर्स जो हैं, क्या वो दूसरे फंड्स का 1 साल का रिटर्न देखें, या फिर इस सिचुएशन में क्या करें? देखिए, 1 साल का रिटर्न्स तो देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं, तो आपका टाइम होराइज़न 5 से 7 साल का कम से कम होना चाहिए।
तो 1 साल के रिटर्न देख के अक्सर निवेशक गलती करते हैं, क्योंकि मान लीजिए पिछली बार स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स थे तो आपने सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया, लेकिन जब ड्रॉडाउन्स आते हैं, जब गिरावट आती है तो बहुत ज़्यादा रिस्क भी आपको उठाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपकी जो स्ट्रैटेजी है फ्लेक्सी कैप में, अगर आप थोड़ा-सा जोखिम उठा सकते हैं, तो आप किसी नए फ्लेक्सी कैप फंड में भी जा सकते हैं, जहाँ पे हिलियोस का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मेरे हिसाब से डिफरेंस ये है कि ये एक वैल्यू स्टाइल फंड है, और जो आपने कॉम्पिटिटर बताए एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, वो वैल्यू एंड ग्रोथ स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो प्योर वैल्यू स्टाइल फंड नहीं है। तो अगर आप, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में आयुषी ऐसा भी होना चाहिए कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स भी होने चाहिए, तो 60-70% आपके पास ग्रोथ स्टाइल के फंड्स होने चाहिए, 15-20% आपके पास वैल्यू स्टाइल के फंड्स होने चाहिए, और 15-20% मोमेंटम स्टाइल के फंड होना चाहिए। तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको लगता है आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू स्टाइल की कमी है, तो पराग पारिक बिल्कुल उसको सूट करता है। लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे डिसेंट रिटर्न्स एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू प्लस ग्रोथ स्टाइल में जाना चाहते हैं, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बहुत अच्छा विकल्प है। ये भी एवरग्रीन फंड है, काफ़ी कई सालों से अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट रिटर्न रही है। एचडीएफसी एक बड़ी एएमसी है, तो मेरे हिसाब से वो भी एक अच्छा फंड है। और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड की भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी स्टाइल रही है। तो आपको देखना है कि आप किस इन्वेस्टमेंट स्टाइल में निवेश करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप फंड का चुनाव करें। एग्जिट लोड की बात करते हैं, काफी ज्यादा देखा जाता है कि फंड 1 साल के लिए ही 1% का एग्जिट लोड लगाते हैं, बट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो 1 साल के बाद भी 1% एग्जिट लोड लगा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये निवेशकों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकती, क्योंकि निवेशक जब आते हैं वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, और पराग पारिक को ज़बरदस्ती तो किसी को लेके नहीं आता। किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस देखी होगी, उनके फंड मैनेजर का स्टाइल देखा होगा, तभी इस फंड में आए हैं। 2 साल का एग्जिट लोड का पर्पस बस इतना है, क्योंकि ये एक वैल्यू स्टाइल फंड है, तो फंड मैनेजर भी चाहते हैं कि कुछ पैसा निवेशित रहे, तभी जाके अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी ने 1 साल का रिटर्न देख के यहाँ पे आएंगे, तो इस साल तो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिले देखने को, तो एटलीस्ट 2 साल का पीरियड होगा तो फंड अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो ये मेरे ख्याल में इसका एडवांटेज भी होता है कि आप कभी पैनिक में जल्दी सेल नहीं करते हैं। तो अगर जितना आप मार्केट में कहते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मच व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ द मार्केट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ मच टाइम यू आर इन द मार्केट। तो जितना लंबा समय आप निवेशित रहते हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और एक साइकिल भी आप पूरी चेंज हो जाती है। कभी कभी वैल्यू स्टाइल में आपको 3-4-5 साल भी वेट करना पड़ता है, तब जाके आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 साल का पीरियड कोई बहुत लंबा नहीं है, और अगर आपको लगता है कि लंबा है तो आप बाकी अदर फंड्स में जा सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं। सर, आपने भी इस फंड को देखा होगा, तो आपको ऐसी क्या स्ट्रैटेजी लगी जो स्टॉक सिलेक्शन की जो बाकी फंड से इसको अलग बनाती है? देखिए, मैंने बिल्कुल शुरुआत में जैसे बताया आयुषी कि ये एक वैल्यू स्टाइल फंड है। बाकी ज़्यादातर फंड्स आप देखेंगे ग्रोथ स्टाइल है या फिर वैल्यू प्लस ग्रोथ स्टाइल है। तो ये साइकिल जो होती है वैल्यू साइकिल, कभी कभी 3-4 साल लग जाते हैं आपको परफॉर्मेंस दिखाने में। और इन्होंने, ये एक एकमात्र फंड है जिन्होंने इंटरनेशनल इक्विटीज़ में निवेश किया था बहुत साल पहले, जब ये आरबीआई की गाइडलाइंस भी नहीं आई थी। तो ये फंड जो है डाइवर्सिफिकेशन भी दे रहा है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में चुनाव कर रहा है, जो कि अभी तक की रणनीति काफ़ी सफल रही है। अगर हम 1 साल को निकाल देते हैं तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और यही एक स्ट्रैटेजी है कि फ़ंड कभी कभी 20-25% कैश भी रखता है, क्योंकि जो जब ही निवेश करता है जब उसको कोई अच्छा स्टॉक निवेश करने को मिलता है। तो ये एक फंड मैनेजर का एक डिफरेंट स्टाइल है, वैल्यू स्टाइल है, पेशेंस है, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल इक्विटीज़ को मतलब नए नए तरीके ढूंढते हैं, नए नए तरीके स्टॉक्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपने क्लाइंट कस्टमर्स को अल्फा जनरेट करके दे सके। तो मेरे ख्याल में काफ़ी डिफरेंट स्टाइल रहा है और फंड्स के कंपैरिजन में, जो इसको बिल्कुल यूनिक करता है और अलग करता है। तो फंड मैनेजर्स की हम बात कर रहे हैं, तो मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे ये, इसमें राजीव ठक्कर जो है काफ़ी सालों से इसके फंड मैनेजर हैं, तो आपको लगता है कि इनके जाने से या कभी ये रिटायर हो जाते हैं तो पराग पारेख का जादू वैसे ही रहेगा, या फिर फंड मैनेजर के चेंज होने से पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? देखिए, ये एक मतलब इसमें इसका सीधा जवाब तो नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कही बोली आपने। ये एक थोड़ा सा रिस्क अवश्य होता है कि एक फंड मैनेजर जब काफ़ी लंबा समय रह जाता है फंड में, तो फंड को तो काफ़ी लाभ हुआ उससे। अब अगर फंड मैनेजर छोड़ते हैं, वैसे तो 3 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हैं, तो एक फंड मैनेजर मैनेज नहीं करते हैं।
तो ये भी इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ा एयूएम है, एक फंड मैनेजर मैनेज नहीं करते हैं, डेट के लिए अलग फंड मैनेजर है, इंटरनेशनल इक्विटीज़ और अदर कमोडिटीज़ के लिए अदर फंड मैनेजर है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा फंड हाउस जब भी होता है जब वो एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है, टॉप हीरो है, जैसे क्रिकेट में देखते हैं जब सचिन तेंदुलकर जब छोड़ के गए तो ऐसा लगा था कि इंडियन क्रिकेट टीम बिखर जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है, और नए क्रिकेटर्स आते हैं और नए अच्छे बैट्समैन आते हैं, बॉलर्स आते हैं। तो ऐसे ही, और मेरे ख्याल में अगर एएमसी का डिसिप्लिन अच्छा है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल को वही फॉलो करना चाहते हैं, और एक एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड नहीं है ये फंड, एएमसी का अपना एक स्टाइल है उसको फॉलो करते हैं, तो शायद इतना फ़र्क ना पड़े। बट मैं ये भी कहूँगा कि एक बहुत स्टार फंड मैनेजर छोड़ के जाता है तो कुछ समय शायद थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आता है। अब वो एएमसी पर डिपेंड करता है कि वो कैसे कॉप अप करते हैं। ठीक है, आप 10 में से इसको कितने मार्क्स देंगे? देखिए मेरे हिसाब से तो 8 नंबर कहीं नहीं है, बिल्कुल अच्छा फंड है। आप इसको टॉप क्वार्टाइल फंड्स में कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे साथ थे मिस्टर विश्वजीत पारस सर, जिन्होंने हमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के बारे में कई सारी जानकारियां बताई। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमसे किसी और फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।